केमिकल बॉन्डिंग, और ये केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर है जिसमें कि आप समझोगे आयनिक बॉन्ड और फॉर्मल चार्ज के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। तो देखते हैं। चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, इंट्रोडक्शन चैप्टर का। बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल कब बनता है? जब एटम आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन तब होती है जब एटम एक दूसरे के साथ आपस में कंबाइन करते हैं, तब जाकर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपने तैयार किया वाटर का मॉलिक्यूल, तो इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास एक ऑक्सीजन का एटम है और दो हाइड्रोजन का एटम है। सिमिलरली आपके पास C2H6 का मॉलिक्यूल है जिसमें कि आपके पास दो कार्बन के एटम है और 6 हाइड्रोजन के एटम है। अब इन एटम्स को आपस में अटैच करने के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है उस फोर्स को बोलते हैं बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या है? केमिकल बॉन्ड बेसिकली वो फोर्स है जो कि दो दो एटम्स को आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करता है। एटम्स बोल लो, मॉलिक्यूल्स बोल लो, आयंस बोल लो, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज को आपस में अटैच करने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है केमिकल बॉन्ड। तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर और C2H6 के मॉलिक्यूल में लग क्या रहा है? वो फोर्स जिसका नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड। सवाल उठता है कि एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल को क्यों बनाते हैं? तो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल को इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने अंदर स्टेबिलिटी को अटेन कर पाए। अब ये स्टेबिलिटी अटेन कैसे होती है? तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए दो रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला, डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द कंटेंट ऑफ द सिस्टम, और दूसरा बाय अटेनिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल को बनाते हैं ताकि स्टेबिलिटी को गेन कर पाए, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सबसे पहला है एनर्जी का डिक्रीज हो जाना और ऑक्टेट रूल को फॉलो करना, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट होना इतना एसेंशियल कंडीशन नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का मिनिमाइज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑक्टेट रूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यानी एनर्जी का मिनिमाइज होना। गॉट इट? ऑल एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। क्या सारे एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल को बनाते हैं? तो जनरली तो सारे एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इनमें भी एक्सेप्शन है नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस होती हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीरन, डेटॉन। ये नोबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं इनका जनरली डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं। तो नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस नाइदर केमिकली कंबाइन विद एनी अदर एलिमेंट नॉर अमंग themselves ड्यू टू स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल अगर बना रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है जो फोर्स उनके बीच में लग रहा है वो दो तरीके का होगा, एक अट्रैक्शन का और एक रिपल्शन का। रिपल्शन करेंगे दोनों के न्यूक्लियसेस आपस में, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और अट्रैक्शन का फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होगा। तो अगर आपको एक स्टेबल बॉन्ड बनाना है तो स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्शन के फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, इस तरीके से ताकि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स। तो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल को क्यों बनाते हैं? तो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो बनाने के लिए अट्रैक्शन और रिपल्शन दो तरह के फोर्स काम करेंगे। अगर अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्सन के फोर्स से ज्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, वरना मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर के पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज करनी चाहिए। अट्रैक्शन का फोर्स और रिपल्शन का फोर्स एक दूसरे को इस तरीके से बैलेंस करे कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। अगर ये सिचुएशन आती है तो समझो एटम कंबाइन करके किसको बना ले जाएगा? मॉलिक्यूल को। जब एक बॉन्ड बनता है तो सिस्टम की एनर्जी मिनिमाइज होती है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस हो गया? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, जिसमें कि हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूल एटम से ज्यादा स्टेबल है, इस बात का रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी के रिलीज से, कि एनर्जी जो इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है वो लगभग कितनी हो रही है? 43508 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ के अंदर ये बात समझ में आती है कि दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनकी एनर्जी जो होती है वो मिनिमाइज होती है,
जिस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी तो उस पॉइंट पर अट्रैक्शन और रिपल्शन के फोर्स दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे। 0.8 फर्मी तक के डिस्टेंस तक ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पहुंच जाती है, जिसका कि ऑन एन एवरेज पिकोमीटर के अंदर डिस्टेंस होना चाहिए 74 पिकोमीटर। इस पॉइंट पे ओवरलैपिंग जो होगी वो मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर इससे भी कम डिस्टेंस हो गया तो दोनों हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम की इंक्रीज कर जाएगी, तो बना हुआ जो मॉलिक्यूल है वो वापस टूट जाएगा। गॉट इट? एमसीक्यू क्वेश्चन में आए तो मैटर इज मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ एलिमेंट, तो आंसर इज सेम एंड डिफरेंट। एक मैटर के अंदर जो आने वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एटम? तो आंसर इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। हाउ एन एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल? एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल जो बनाता है वो कैसे बनाता है? बाय डिक्रीजिंग एनर्जी, दैट इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ मॉलिक्यूल? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल नहीं बनाता? तो आंसर है नोबल गैसेस, यानी कि इनर्ट गैसेस, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट इन नेचर? अगला टॉपिक है नोबल गैसेस बाय नेचर इनर्ट क्यों होते हैं, यानी केमिकली रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो इसकी वजह होती है कि इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। केवल एक ही नोबल गैस ऐसी है जिसका कि डुप्लेट कंप्लीट होता है, बाकी सभी नोबल गैसेस के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वैलेंसी हो गई 0, जिसका मतलब है इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या आएगी? 0, यानी ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। नोबल गैसेस कौन कौन सी है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीरन, रेडॉन। गॉट इट? व्हाई मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन इंडिविजुअल एटम्स? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंडिविजुअल एटम से ज्यादा क्यों होती है? तो इसका रीजन है मॉलिक्यूल इसलिए एटम से ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि मॉलिक्यूल जब बनता है तो अपने में से एनर्जी को रिलीज करके बनता है, और जिस सिस्टम की एनर्जी कम होगी वो सिस्टम किसकी तरफ चला जाएगा? स्टेबिलिटी की तरफ। व्हाट इट? दूसरी वजह, एटम कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, गेन करके, जिसकी वजह से क्या कंप्लीट हो जाता है इनका? ऑक्टेट। और ये ऑक्टेट लगभग किसके करीब पहुंच जाता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लगभग इक्वल पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एटम जो है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एक स्टेबल मॉलिक्यूल। Why do certain atoms combine while certain others do not? Why do atom possess only certain combination? Why do molecule possess different shapes? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। अलग अलग टाइम पर अलग अलग थ्योरीज ने इन बातों को एक्सप्लेन किया। सबसे पहली थ्योरी जो जनरेट करी वो करी लुइस ने। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द नोबल गैसेस इज? आंसर इज आइदर 2 or 8. Next is during the formation of chemical bond, the energy is decreases, यानी सिस्टम का एनर्जी कंटेंट क्या करता है? डिक्रीज। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है उन फॉर्मेशंस के लिए कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज होती हैं। उनमें से पहली थ्योरी जो है वो है एम्पेरिकल अप्रोच, यानी कि ऑब्जर्वेशन से निकाली गई थ्योरी, जो कि दी कौशल और लुइस ने 1916 में। अगली थ्योरी का नाम है वेस्पर थ्योरी, हाईली इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल की शेप्स के लिए निकालने के लिए दी जाती है ये थ्योरी, जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दूसरा अप्रोच है क्वांटम अप्रोच, जिसमें की आती है 2 स्पेसिफिक थ्योरी, जिसमें से एक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि दी गई 1927 के अंदर। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थ्योरी है क्वांटम अप्रोच के अंदर, उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाईली इंपॉर्टेंट थ्योरी इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बॉन्ड्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड जो होता है वो स्पेसिफिकली 3 मेजर तरीके का है, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक। कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरीके का हो सकता है, पोलर एंड नॉन पोलर। सबसे पहला कंसेप्ट बॉन्ड से रिलेटेड जो समझाया वो बताया कौशल और लुइस ने।
1916 के अंदर लुइस ने अपनी एक थ्योरी दी बॉन्ड फॉर्मेशन की, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को इन्होंने डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। लुइस थ्योरी से जनरेट किया गया एक रूल जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। रूल ये कहता है कि वैलेंस शेल के अंदर जिन एलिमेंट्स के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर जिन एलिमेंट्स के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी कोई भी एलिमेंट कंबाइन करके कंप्लीट करता है क्या, अपना ऑक्टेट। जैसे दो क्लोरीन के एटम्स आपस में कंबाइन करके क्लोरीन का जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हर एक क्लोरीन का एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में कर लेगा शेयर, जिसकी वजह से दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हर एक क्लोरीन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। सिमिलरली NaCl, सोडियम के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। क्लोरीन के साथ ये कंबाइन कर रहा है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8,7, पहले शेल के अंदर 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, ऐसा करने से सोडियम पे क्या जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन पे जनरेट हो गया नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन कन्वर्ट हो गया 287 से 288 के अंदर, और सोडियम कन्वर्ट हो गया 281 से 28 के अंदर। ऐसा करने से सोडियम पे आया पॉजिटिव और क्लोरीन पर आया नेगेटिव चार्ज। जनरेट हुआ क्या, कैटायन और एनायन। अब ये कैटायन और एनायन दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और तैयार हो जाएगा NaCl। क्वेश्चन है ऑक्टेट रूल इज फॉलोड इन, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें कि ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, तो इसका सही आंसर है NF3। ऑक्टेट मींस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आंसर इज 8। बात करते हैं लुइस सिंबल्स की। तो लुइस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस दी इन सिंबल्स को निकालने के लिए, जनरेट किया लुइस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के लुइस डॉट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का। ठीक, यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वैलेंस शेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। जैसे बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट रिप्रेजेंट कर दोगे। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 डॉट रिप्रेजेंट कर दोगे। अब किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का अगर आपको लुइस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है या कंपाउंड का लुइस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। दूसरा स्टेप है फॉर एनायंस ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस रिवर्स फॉर एनायन, दैट इज फॉर कैटायन। उसके बाद अगला स्टेप है फिगर आउट हाउ मेनी ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स द मॉलिक्यूल शुड हैव यूजिंग द ऑक्टेट रूल। अगला स्टेप है सब्सट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट रूल डिवाइड द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय द 2 to get the number of bonds. Next rule organize the atom so there is central atom surrounded by other atoms. Generally central atom कौन होगा, least electronegative, जिसको कि surrounding atoms surround करेंगे। The central atom can have up to 4 other atoms connected to it. Complete the octet around each of the outer atoms. If there are not enough electrons to complete the octet, the skeleton structure is incorrect. Try a different arrangement. तो ये कुछ रूल्स हैं लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्वेश्चन में आए इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के अंदर ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, इनर शेल जो होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं, वो कभी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। द नंबर ऑफ लुइस डॉट्स इन क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर कितने लुइस डॉट्स होंगे, दैट इज 7, क्योंकि लुइस डॉट यानी कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं लुइस डॉट स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स पर, यानी जो रूल समझाए उनको आप कैसे अप्लाई करोगे। तो जैसे क्वेश्चन में CO मॉलिक्यूल का आपको लुइस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है, तो पहला स्टेप है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन CO। तो कार्बन के अंदर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, और ऑक्सीजन में कितने थे, 6, टोटल मिला के कितने हो गए, 10। ठीक, अगला स्टेप है स्केलेटन स्ट्रक्चर। इस CO का स्केलेटन स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है।
उसके बाद है पुट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन सी एंड ओ, one shared pair of electron between C and O and the remaining 8 electron as 3 lone pair on oxygen to complete its octet and 1 lone pair on carbon we have. तो ये बना इसका स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हमने एक दिया बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, जिसमें कि प्रेजेंट होगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर कार्बन पर और 3 लोन पेयर ऑक्सीजन पर। अगला स्टेप, अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या देना पड़ेगा? मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आया क्या? ट्रिपल बॉन्ड। सिमिलरली जनरेट करा हमने कार्बोनेट आयन का लूज डॉट स्ट्रक्चर, सेम रूल से। कार्बोनेट यानी कि CO3 नेगेटिव, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, CCl4 का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, these are all loose dot structures. Question है, draw the loose dot structure of the following molecules and ions and tell us in which case the octet rule is violated. BeCl2 का, PCl5 का, कार्बोनेट आयन का। अब इनके ऑक्टेट को आपने लूज डॉट स्ट्रक्चर से ड्रॉ किया। BeCl2 का अगर आप देखें तो बेरिलियम के ऑक्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 से कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये वॉयलेट कर रहा है ऑक्टेट रूल को। PCl5 को देखें तो PCl5 के अंदर ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन अराउंड आ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से एक्सेप्शन आ गए ऑक्टेट रूल के? एक तो BCl2 और एक PCl5। तो BCl2 तो आ गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अंदर और PCl5 आ गया सुपर ऑक्टेट के अंदर। तो ऑक्टेट रूल के अंदर दो एक्सेप्शंस हैं, पहला इनकम्प्लीट ऑक्टेट और दूसरा सुपर ऑक्टेट। जबकि कार्बोनेट आयन के अंदर अगर आप देखें तो कार्बोनेट आयन के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का। नाइट्रोजन का आपको निकालना है वैलेंसीज। तो डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 5 माइनस कर लिया। सिमिलरली फ्लोरीन का, सिमिलरली नियॉन का, नियॉन नोबल गैस है तो वैलेंसी क्या होगी? 0। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन CO मॉलिक्यूल। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है CO के मॉलिक्यूल्स के अंदर? तो टोटल मिला के कार्बन के हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO मॉलिक्यूल। CO के मॉलिक्यूल में कार्बन पर और ऑक्सीजन पर कितना कितना लोन पेयर होता है? तो कार्बन पर एक, ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटम, आंसर इज 3। Next, which of the following molecule violate octet rule? Answer is BeCl2, answer is PCl5 and answer is BF3। यानी तीनों ही एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के। ऑप्शन डी इज राइट, ऑल द अबव। सेगमेंट आता है आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। दो चीजों के बीच में बनेगा, एक एटम जो इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन को लेगा। इस तरह का बॉन्ड जो तैयार होगा दो स्पीशीज के बीच में, उसे आप बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। गॉट इट? इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है। ये कुछ कंपाउंड है जो बाय नेचर कैसे हैं? आयनिक, लाइक NaCl, NaF। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, दोनों कैटायन एनायन पास पास आ गए, तैयार हो गया NaF। गॉट इट? This is the structure of NaCl. This is calcium chloride. अब अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आसानी से बन जाने चाहिए। ठीक, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेगा। देने वाला बनाएगा कैटायन, उस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी।
लेने वाला एलिमेंट एक्स जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो कन्वर्ट हो जाएगा एनायन के अंदर। जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ली जाएगी तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाना है तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? लो। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हाई। एक बार जब ये कैटायन और एनायन बन जाएंगे तो कैटायन और एनायन बनने के बाद दोनों एक दूसरे के पास एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। कैटायन बनाने के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए जो जनरली किसकी होती है? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की। और एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए जो हाई किसकी होती है? 16 और 17 ग्रुप की। इसलिए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेंबर जब भी 16 या 17 ग्रुप के साथ कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। गॉट इट? अगर दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हाई है तो इस सिचुएशन के अंदर जनरली जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है? आयनिक। एक बार जब कैटायन और एनायन तैयार हो जाएंगे तो ये दोनों कैटायन एनायन एक दूसरे की तरफ जैसे ही अप्रोच करेंगे तो क्रिस्टल तैयार होकर के आएगा। उस क्रिस्टल के बनने में एक एनर्जी जो रिलीज होगी वो एनर्जी कहलाएगी लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू जितनी हाई होगी जो बन करके आने वाला आयनिक कंपाउंड है वो हाईली स्टेबल होगा। तो स्टेबल आयनिक कंपाउंड के लिए लैटिस एनर्जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? काफी हाई। तो ये यहां पर NaCl का क्रिस्टल लैटिस तैयार हुआ। Na रिप्रेजेंट हो रहा है प्लस से, रेड से, और Cl ब्लू से। NaCl की लैटिस एनर्जी होती है लगभग -788 किलो जूल पर मोल। आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मिलते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। इनके आयंस का रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जनरली नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मॉल्टन और एक्वस फॉर्म के अंदर। सॉलिड स्टेट के अंदर बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। आयनिक रिएक्शंस यानी आयनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन जनरली कैसी होती है? फास्ट। और इनके अंदर आइसोमेरिज्म जैसी चीज देखने को नहीं मिलती। तो ये कुछ करेक्टर हैं किनके? आयनिक कंपाउंड्स के। क्वेश्चन है NaCl इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। तो इसका रीजन है NaCl इसलिए बैड कंडक्टर है सॉलिड स्टेट के अंदर क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर Na और Cl आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, AgNO3 गिव्स वाइट पीपीटी विद NaCl बट नॉट विद CCl4। तो रीजन बिहाइंड इज NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, सोल्यूशन में मिल जाएगा आपको Cl नेगेटिव आयन। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर प्रेजेंट होगा Ag प्लस आयन। Ag प्लस आयन सिल्वर नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा? AgCl। और AgCl का पीपीटी कैसे कलर का होता है? व्हाइट। लेकिन CCl4 एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसकी वजह से CCl के साथ बॉन्डली अटैच होगा, क्लोराइड आयन सोल्यूशन में फ्री नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से Ag जो है वो CCl4 के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन में आइए, द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज ड्यू टू, आंसर इज हाई लैटिस एनर्जी। जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा हाई होगी आयनिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। An ionic solid is a poor conductor of electricity because the ions are not free to move. That is option C. सॉलिड स्टेट के अंदर आयंस जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, वो अपनी फिक्स पोजीशन पे बैठे होते हैं। मैनी आयनिक क्रिस्टल डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ज्यादातर आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि क्रिस्टल का जो लैटिस होता है उसके अंदर सॉल्वेशन देखने को मिलती है। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को कंपनसेट कर जाती है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। एक्स और वाई दो एलिमेंट है, एक्स की एनर्जी लो है, वाई की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है। अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो एक्स की वैल्यू लो होनी चाहिए और वाई वाली वैल्यू हाई होनी चाहिए, यानी आयनिक एनर्जी लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन हुआ सी, एक्स लो आयनिक एनर्जी एंड वाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सीजियम एंड क्लोरीन इज, आंसर इज आयनिक। सीजियम सबसे बड़ा कैटायन होगा और क्लोरीन एक छोटा एनायन होगा। कैटायन जितना बड़ा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी और एनायन जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी हाई होगी।
तो बॉन्ड कैसा बनेगा? आयनिक। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के अंदर लैटिस एनर्जी, स्टेबल आयनिक कंपाउंड के बनते ही जो एनर्जी रिलीज होती है क्रिस्टल में से, वो एनर्जी कहलाती है लैटिस एनर्जी। यानी एक मोल क्रिस्टल को प्रिपेयर करने के अंदर जितनी एनर्जी आपको देनी पड़े, या एक मोल क्रिस्टल के ब्रेक करने पर जो आयंस बने, उनके आयंस के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हो, वो एनर्जी कहलाती है लैटिस एनर्जी। द एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। तो ये NaCl का क्रिस्टल है जिसकी लैटिस एनर्जी, लैटिस दिखाया जा रहा है NaCl के क्रिस्टल का। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में डेवलप होगा कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि कूलम्बियन फोर्स। NaCl की आयनेशन एंथैल्पी 501.6 किलो जूल पर मोल, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगभग माइनस का 348.8। तो लैटिस एनर्जी आपको निकालनी है NaCl की, तो लैटिस एनर्जी जो आती है वो आती है माइनस का 791.2 किलो जूल पर मोल। That is 788 kilojoule per mole is the lattice energy of NaCl. That is 1 mole NaCl. क्वेश्चन में कह रहा है लैटिस एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करना है। तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है दो बातों पर, चार्ज पर, इनवर्स होती है साइज पर। चार्ज जितना ज्यादा और कैटायन का साइज जितना छोटा, लैटिस एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब सबके अंदर कैटायन एनायन तो सेम है, कार्बोनेट आयन, सब पे चार्ज भी सेम है, Be+2 Mg+2 Ca+2। सबसे बड़ा साइज किसका है? कैल्शियम का। सबसे छोटा किसका है? बेरिलियम का। तो जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो बेरिलियम कार्बोनेट की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और कैल्शियम कार्बोनेट की लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी। दैट इज ऑप्शन 1। द मॉलिक्यूल दैट डेविएट्स फ्रॉम द ऑक्टेट रूल, इनमें से ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन बताना है। आंसर इज BF3। कार्बोनेट आयन के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते ही वैल्यू आ रही है कितनी? 24। इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, electrons are transferred from metal to non-metal। दो एलिमेंट है X और Y, X इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और Y जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो बॉन्ड इनके बीच में बनेगा वो कैसा होगा? आयनिक, जिसमें कि X इलेक्ट्रॉन दे देगा और Y इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। X पॉजिटिव एंड Y नेगेटिव। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैटायन M है, इस पे +2 चार्ज है, एनायन A पर -3 चार्ज है। कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। तो कैटायन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एनायन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका? दैट इज ऑप्शन बी। क्रिस क्रॉस फॉर्म में वैलेंसी लिखी जाती है M3A2, क्योंकि अगर आप इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पर M पे कितना चार्ज आएगा? +2, और A पे कितना चार्ज आएगा? -3। बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की। तो ऑक्टेट रूल का जो एक्सेप्शन है, सबसे पहला आता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा सेंट्रल एटम के। ये उसके कुछ एग्जांपल है, LiCl, BH2 BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये सब इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अंदर आते हैं। अगला एक्सेप्शन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स लाइक NO और NO2, यहां पर भी ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। जनरली ऐसा 4th पीरियड के एलिमेंट्स करते हैं। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल के एग्जांपल है SF6, PCl5, PCl3। PCl5 PCl3 के अंदर फास्फोरस के अंदर टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10। SF6 के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा जीनन एक नोबल गैस है, कंपाउंड नहीं बनाता, उसके बावजूद भी कंपाउंड बना रहा है, तो ये भी किसमें आ गया? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल के अंदर।
बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। The formal charge of an atom in polyatomic molecule or ion may be defined as the difference between the number of valence electrons of that atom in an isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure. मतलब क्या है फॉर्मल चार्ज का, निकालेंगे कैसे उसे देखें। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का या एटम का कंपाउंड के अंदर फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो उस फ्री एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करिए। नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को माइनस कर लीजिए। माइनस कर दीजिए उसमें से टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की हाफ वैल्यू को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ओजोन का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो ये ओजोन का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर है। अब ओजोन के अंदर टोटल मिला के 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है। सबसे पहला फॉर्मल चार्ज मैंने निकाला ऑक्सीजन नंबर 1 का। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, टोटल मिलाकर के 4 हो गए। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल 4 हो गए। बॉन्ड कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, टोटल मिला के 4 जा रहे हैं, उसका आप हाफ कर लीजिए। तो फॉर्मल चार्ज आ गया पहले वाले ऑक्सीजन का 0। ऐसे दूसरे ऑक्सीजन का निकालें सेम रूल लगा करके। तो दूसरे ऑक्सीजन का जो आ रहा है फॉर्मल चार्ज वो कितना आ रहा है, +1। ऐसे तीसरे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाला हमने, तो इसका आंसर आ रहा है -1। यानी ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है, उस ओजोन के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3, इन तीनों ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज 0 होता है, ऑक्सीजन नंबर 2 का फॉर्मल चार्ज +1 होता है और ऑक्सीजन नंबर 3 का फॉर्मल चार्ज -1 होता है। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ओजोन के मॉलिक्यूल में होती है रेजोनेंस। तो ओजोन जो होता है वो इन दोनों स्ट्रक्चर का कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको मिला के तैयार होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंपैरेटिव कम होती है। जो एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है उस एनर्जी का नाम होता है रेजोनेंस एनर्जी। सिमिलरली कार्बोनेट आयन, इसमें फॉर्मल चार्ज हमने निकाला पहले कार्बन का 0 आ रहा है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन का निकाला 0 आ रहा है, बाकी सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन का -1 आ रहा है। सिमिलरली नाइट्रेट आयन का, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन का 0, सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन का -1। PCl5 के अंदर फॉस्फोरस के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर दैट इज 12। फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, आंसर निकाला था हमने इसका 0। अमोनियम आयन का फॉर्मल चार्ज, आंसर इज +1।